बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 मई और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने हिंदुस्तान से रखते हैं, जहां पर हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज कर दिया है, रुस्वा कर दिया है। आपने वो ज़रबुल मिसल तो सुनी रखी होगी कि जब वक्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे मुसाफिर को कुत्ता काट जाता है। नवाज शरीफ साहब के मामले में बात दो कदम आगे निकल गई है और नवाज शरीफ साहब मंदिर का वो घंटा बन गए हैं, जनरल बाजवा की तरह, जिनको आते जाते कोई ना कोई बजा कर निकल जाता है। कभी घर वाले बजा देते हैं तो कभी बाहर वाले, अब तो छोटे बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं। इस दफ़ा हाथ साफ किए हैं हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को एक्सपोज किया है बल्कि बुरी तरह से रुस्वा करके रख दिया है। किस्सा कुछ इस तरह से है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दिन नरेंद्र मोदी गालिबन अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से वापस हिंदुस्तान जा रहे थे कि अचानक उन्होंने फैसला किया और अपना जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया। पूरे मुल्क में खुलबली मच गई कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म बग़ैर किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, बग़ैर किसी, आप ये कह लें कि फॉर्मल दौरे के, इनविटेशन के या अरेंजमेंट्स के, अचानक लाहौर कैसे आ पहुंचे। उसके बाद क्या था? टिपिकल शरीफ प्रोटोकॉल, और गाड़ियां, हटो बचो, सायरन, और उनके साथ मोदी साहब पहुंचे लाहौर एयरपोर्ट से सीधा जाती उमरा। और वहां पर याद कीजिए अब आपको कि बनारसी पगें पहने छोटे भाई और बड़े भाई, इनके घर में कोई शादी चल रही थी गालबन, दोनों भाइयों ने बनारसी पगें पहनी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब की पग का कद जो है उनके अपने कद से भी ज़्यादा था। बहरहाल दोनों भाइयों ने वो बनारसी पगें पहन के जफियाँ पपियाँ डाली मोदी साहब के साथ। मोदी साहब भी इनकी वालदा माजदा के लिए साड़ी के तोहफे लाए थे, इन्होंने वापस आम के तोहफे दिए। इस तरीके से पपियाँ जफियाँ डाल रहे थे जैसे मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब बचपन में किसी कुमकुम के मेले में गुम हो गए थे और अब अचानक से दोनों भाई मिले थे। बहरहाल मोदी साहब तो यहाँ से होकर चले गए, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क को सर पर उठा लिया। उन्होंने कहा, मैं हूँ असल में स्टेट्समैन। देखिए, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मुझे ऐसे मिलने आता है जैसे 9वीं क्लास का आपका क्लास फेलो, जब आप 9वीं जमात में हो तो साइकिल पे इधर उधर गुजरते हुए अचानक आपके घर खड़ा हो जाता है और आपकी अम्मा को कहता है कि आंटी कुछ पका हुआ है, मैंने भी खाना है। तो उसी तरह का नवाज शरीफ साहब ने इमेज दिया कि जनाब मेरी इतनी फ्रैंकनेस है हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, वो कभी भी आ जाता है। और ये बढ़ के मारी गई कि बाकी सबके वो रिलेशनशिप्स नहीं है, मैं हूँ वो स्टेट्समैन जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और लार्जर खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान की अहमियत है या पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस है या पाकिस्तान की जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर कर सकता है। पहले सुनिए नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे और अब आपको सुनवाते हैं कि आज नरेंद्र मोदी साहब ने उल्टे उस्तरे के साथ नवाज शरीफ साहब की शेव कैसे की। ये पहले सुनिए नवाज शरीफ साहब क्या कहते रहे। जो इनका फोन नहीं सुनते, वो मोदी साहब खुद पाकिस्तान चलकर आए हमारे पास जब मैं पाकिस्तान का वजीर आजम था। आप बताएं, इज्जत किसको कहते हैं? कौमी वकार किसको कहते हैं? आपने सुन लिया कि वो कहते हैं कि जिनके वो फ़ोन नहीं उठाते तो मुझे तो ऐसे ही मिलने आ जाते थे। और ये याद रखिए कि जब वो ऐसे ही मिलने आए थे तो कोई वीज़ा नहीं था, कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे मुमकिन था कि चौधरी निज़ामुद्दीन को पता ना हो। अब हम अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो ज़रूर पता होगा, और ये सारे ताने बाने मिले हुए थे तब के। ये जो जनरल बाजवा ने बाद में कहा कि हमारे टैंकों में तेल नहीं, हम लड़ नहीं सकते, कश्मीर पे सौदा किया, तो ये मामला तभी से चले आ रहे थे। बहरहाल आज नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के अंदर बैठकर नवाज शरीफ साहब का ये बुखार कैसे उतारा और उन्हें मंदिर के घंटे की तरह इतनी ज़ोर से टन की आवाज़ से दबाया कि मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिया होगा कि ये नरेंद्र मोदी ने मेरे साथ क्या किया है। एक लगाई तो नहीं है पर फिर भी कान साएं साएं कर रहा है। सुनिए आज नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में बात करते हुए अपना वो दौरा, जिसे नवाज शरीफ अपने लिए एक सफारती कामयाबी या सफारती मेडल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे वो अपनी बहुत ही विजडमफुल फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन एंगेजमेंट के तौर पर प्रेजेंट करके यहाँ पे ढींगे मार रहे थे,
उसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। इस सारी बात के अंदर ना सिर्फ नवाज शरीफ एक्सपोज हो रहे हैं, बल्कि हमारे चौधरी निजामुद्दीन जो उस वक्त थे जनरल बाजवा, वो भी रुस्वा हो रहे हैं। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सल्जिक स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं, उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। सुन लिया आपने, ये इनकी हालत है। नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं तो खुद ही गया था अपनी मर्जी से, और उनकी सिक्योरिटी देखने गया था, और अपनी मर्जी से गया था, मर्जी से होकर आया था, और उनको हैरान कर आया था और परेशान कर आया था। मतलब के दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा कि मैं वो छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेल के आया था, जो मेरा दिल किया था वो मैंने किया, और आइंदा भी जो मेरा दिल करेगा वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रजत शर्मा, उनसे जो सहाफ़ी थे, वो उनसे जो सवाल पूछ रहे थे, रजत ने उनसे सवाल पूछा कि पहले तो हम पाकिस्तानियों से परेशान रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, पहले तो हम पाकिस्तानियों से परेशान रहते थे, अब पाकिस्तानी जो है उनके पास एक लंबी लिस्ट है शिकायतों की। मतलब कि अब हमने पाकिस्तान को, मतलब कि रजत कहना चाह रहे थे कि अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों को परेशान कर रखा है, और उनके पास एक लंबी लिस्ट है कि किस किस को आकर पाकिस्तान के अंदर मार के चले गए हैं। और ये वही बात है जो गार्डियन ने स्टोरी की थी कि आपको याद होगा कि जिसमें उन्होंने बताया था कि 20 के करीब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में दाखिल होकर मार दिया है। और उसके बाद हिंदुस्तानी वज़ीर दफ़ा ने भी इस चीज़ का ना सिर्फ इकरार किया था, बल्कि ये कहा था कि जब दोबारा भी दिल करेगा मारेंगे। और उसके 2 दिन के बाद उन्होंने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर के अंदर कत्ल करवा दिया था। तो इन हालात के अंदर उन्होंने सवाल पूछा रजत शर्मा ने कि अब पाकिस्तानियों के पास ये तमाम कुछ है। तो उसके बाद मोदी साहब ने बजाय इससे इनकार करने की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के पास जो भी लिस्ट है, असल मसला उनको ये कि उन सबको पता है कि उनकी समस्या का कारण, मीन उनकी परेशानी की असल वजह जो है वो मैं हूँ, मीन मोदी हूँ। तो नवाज शरीफ साहब को हमने पहले भी बहुत दफ़ा, हमने मीन आपने, पूरी पाकिस्तान के हर लिखने सोचने पढ़ने वाले ने बताया है कि आप ज़रा लोकल लेवल के काम किया करें। इन दोनों भाइयों को कोई मेयर डिप्टी मेयर होना चाहिए था, जब ये ऐसी ढींगे मारते हैं। और अब उनकी सपुत्री जो हैं वो भी वही हरकतें माशाल्लाह से कर रही हैं। तो ये जब करवाते हैं पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं, जब करवाते हैं पाकिस्तान की हजीमत करवाते हैं, और जब करते हैं कोई ना कोई काम ख़राब ही करते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को अगर देखना है तो वो हमारे जो बबलू भाई साहब हैं, जिस तरह के काम वो करते हैं, शरीफ ख़ानदान को हर जगह पकड़वा देते हैं, भले वो पनामा लीक्स हों, भले दुबई लीक्स हों, हर जगह बबलू पकड़ा जाता है। उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान के साथ ये सलूक करते हैं। बहरहाल ये तो थी खबर आज जो मोदी साहब ने नवाज शरीफ के साथ किया। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं, और वो है दुबई में प्रॉपर्टियां और हमारे कर्ज़े। हमारी टीम ने ख़ुसूसी तौर पर इस पर रिपोर्ट तैयार की है। मेरी जो अपनी वीलॉग की टीम है, इसमें कुछ तो हमने जो आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में छपे हैं पिछले चंद दिनों में उनका डाटा लिया है, जिसमें शब्बर जैदी के आर्टिकल्स भी हैं, और कुछ खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अफसरान के साथ मेरी टीम ने बातचीत की है और नतीजा अखज़ करने की कोशिश की है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कल परसों ही ऐलान किया है कि यूएई पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये यूएई ने ऐलान नहीं किया, मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले हमारे आर्मी चीफ ने बताया था कि 100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर हमें राजू बन गया जेंटलमैन ने बताया था कि 25 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी, और अब शहबाज शरीफ ने बताया कि 10 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। बहरहाल 10 अरब भी यही कह रहे हैं तीनों पर्सनैलिटीज़, वो नहीं कह रहे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है।
तो जब हमने डाटा देखा तो हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के ज़ुम्मे तकरीबन इस वक्त 130 अरब डॉलर का कर्जा है। इस 130 अरब में से 100 अरब डॉलर जो है वो हमने कर्जे वापस करने या बाहर से चीज़ें खरीदने के लिए लिया हुआ है। इन कर्ज़ों से अल्लाह के फजल से कोई ख़ास ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अमूमी तौर पर आप ख़ुद जब कर्ज़ा लेते हैं घर के लेवल के ऊपर, तो बहुत सारे लोग कर्ज़ा लेते हैं क्योंकि वो घर बना रहे होते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके उसको वापस कर देते हैं, तो कम से कम उनका एसेट बन जाता है उनके पास। या कर्ज़ा लेके कुछ सोना ले लिया किसी ने, या कोई कारोबार कर लिया तो उसमें से मुनाफा हुआ तो वो कर्ज़ा वापस कर दिया। इसी तरीके से अमेरिका भी हर रोज़ तकरीबन चाइना से कर्ज़ा लेता है, बहुत सारे और ममालिक, हिंदुस्तान भी कर्जा लेता है। दुनिया में ममालिक कर्जा लेते हैं और उस कर्जे से ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं कि उससे फिर वो पैसा जनरेट करते हैं। जो प्रॉफिट होता है उससे सूद भी देते हैं, असल भी देते हैं और मुनाफा अपने पास रखते हैं। हमने तो अल्लाह के करम से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाया जिससे हम ये कर्जे वापस कर सकें, बल्कि हमारा तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं कि असल रकम छोड़ दे हम सूद भी वापस नहीं कर सकते। तो अब ये जो डाटा हमारे पास आया है ये हमें दिखाता है कि पाकिस्तानियों की वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो 11 अरब डॉलर की पहले कहा गया था। अब शब्बर जैदी और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर्टी कम से कम 20 अरब डॉलर की है। और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर नहीं बल्कि यूएई के अंदर पहले नंबर पर, दुबई के अंदर पहले नंबर पर है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 20 अरब डॉलर की हैं और हिंदुस्तानियों की सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स की हैं। फिर ये डाटा हमें ये भी दिखाता है कि जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की है उसकी तकरीबन 47% इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी मिलों, फैक्ट्रियों से, जहाँ पर कोई प्रोडक्टिव काम होना था वहाँ से निकाल कर दुबई में ईंटों और गारे के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जबकि हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट के हुजम के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट देखें तो वो 0.037 बनती है। तो कहाँ 47 और कहाँ 0.037। तो आप खुद देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की डायरेक्शन क्या है और हमारी डायरेक्शन क्या है। हिंदुस्तान के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर उनके जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर पड़े हुए हैं और हमारे शब्बर जैदी साहब के मुताबिक कोई 3-4 अरब डॉलर हमारे पड़े हुए हैं। बाकी पैसा सारे का सारा जो है शायद ये पैसा भी दोस्त ममालिक से मांग के रखा हुआ है, जिस दिन वो मर्जी वापस ले लेंगे। 1947 में हम दोनों मुल्क ही आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब कुछ ज़्यादा आज़ाद हो गए क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूशन रखी अंग्रेज़ बहादुर की यहाँ पर। वहाँ पर वो देसी तरीके से दुरुस्त आज़ाद हुए और उन्होंने वहाँ पर लालू प्रसाद जैसे और दूसरे तमाम पॉलिटिशियंस को खुलकर पॉलिटिक्स करने की, खुलकर अपनी पॉलिसीज़ लाने की इजाज़त दी। और आज नरेंद्र मोदी जैसा बंदा जो चाय बेचता था उसको भी वो 1 टर्म नहीं, 2 नहीं, 3-3 टर्म पूरी करने दे रहे हैं। हमारे कोई वज़ीर आज़म है जिसको हम टिकने नहीं देते, एक भी हमें पसंद नहीं आया। एक आता है तो उसमें एक कसूर निकाल देता है निज़ामुद्दीन, दूसरा आता है तो दूसरा। तो आज हमारे हालात आप खुद देख लीजिए कि वो 700 अरब डॉलर लेकर बैठे हैं और हमारे पास 1 अरब डॉलर भी अपना सही तरीके से नहीं है। अच्छा जी, इसी के साथ जुड़ी हुई बात आपको जो मैंने बतानी थी कि SIFC की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ साहब ने वही काम जो मालशिए करते हैं और पालशिए करते हैं, माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर को मालशिया नहीं कहना चाहिए, भले फॉर्म 47 पे बना है लेकिन फिर भी वो करते ही काम ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि SIFC की कामयाबियों पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को फ़ख्र है। माशाल्लाह, ये हमें समझ नहीं कि कौन सा आपने कामयाबी की है, क्योंकि हमें पीर 10 जुलाई 2023 पीर का दिन था। 10 जुलाई 2023 को जनरल आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया था कि 1 साल में पाकिस्तान की मईशत जो है बेहतर हो जाएगी, दौड़ने लगेगी। अब तकरीबन उस बात को 11 महीने होने वाले हैं। उन्होंने 1 साल का वक्त दिया था, मतलब 1 महीना सिर्फ बाकी है। तो मईशत किस तरफ को दौड़ने लग गई है वो आपके सामने। उन्होंने कहा था 100 अरब आएगा, उसके बाद राजू साहब ने कहा 25 आएगा, आप कह रहे हैं 10 आएगा। ना 100 आया, ना 25 आया, ना 10 आए, ना 1 आया। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। उनका ये जो ऐलान था ये भी हवाई था और SIFC जो है वो एक शोबदेबाजी है, आई वॉश है, इसके आगे और कुछ नहीं है। और अब हमारे सामने डाटा निकल रहा है कि SIFC को तो साइड पे रखें, SIFC के अंदर बैठने वालों की दुबई लीग्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ निकल आई हैं और पाकिस्तानियों ने 20 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो दुबई के अंदर सिर्फ बना रखी हैं। तो ये हालात हैं और एक तरफ SIFC की ढींगे मारी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। ये हमारी समझ से बाहर है कि उन्होंने कामयाबी के झंडे कहाँ गाड़े हैं।
अच्छा जी, अगली खबर देनी है कि जो सेव गज़ा मुजाहिरीन एक मुजाहरा कर रहे थे, आपको पता है गज़ा के मुसलमानों के लिए, वहाँ पर मुजाहिरीन के ऊपर एक शराबी ने शराब पीकर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 2 अफराद शहीद हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के एक्स सेनेटर हैं, वो इस मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे और उन्होंने इसकी FIR देने की कोशिश की। ना कोई FIR ले रहा था, ना बता रहा था कि वो जिसने शराब पीकर 2 मुजाहिरीन के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया वो कौन है। अब इंफॉर्मेशन जो रिपोर्टेडली सामने आ रही है वो ये है कि वो ISI के एक सर्विंग ब्रिगेडियर के बेटे हैं और फौज के अंदर लेफ्टिनेंट हैं, मीन अभी भर्ती हुए हैं और भर्ती होते ही शराब दबाकर उन्होंने चढ़ाई। ये रिपोर्टेडली है, जाहिर है मेरे सामने मेडिकल रिपोर्ट तो है नहीं, मैं वो पीपल्स पार्टी के उन मिनिस्टर साहब की तरह तो हूँ नहीं जिन्होंने इमरान खान साहब के पेशाब को माजरत के साथ चख कर बताया था कि उसके अंदर शराब है। पटेल साहब की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे तो मेरे सामने कोई रिपोर्ट है नहीं, लेकिन रिपोर्टेडली जो बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे और ये भी बताया जा रहा है कि फ़ौज ने, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट थे और उनके पास ISI की सरकारी गाड़ी थी जो उनके वालिद के इस्तेमाल में होनी चाहिए थी लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको अब फ़ौज ने उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया या उनके ऊपर फ़ौजी अदालत में कार्रवाई शुरू हो गई। अब यहाँ ये बात समझ नहीं आ रही, मंतक की बात नहीं है, क्योंकि ये मामला सरासर ना तो वो ऑन ड्यूटी थे नंबर 1, ना ही उन्होंने किसी फौजी इंस्टॉलेशन के अंदर ये काम किया, ना ही इसका मुल्की दिफा के साथ कोई लेना देना। उन्होंने एक रोड एक्सीडेंट किया है, मतलब कि सड़क के ऊपर उन्होंने शराब के नशे में लोगों को कुचला है, तो उनका मुकदमा तो आम अदालत में चलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कैसे हो सकता है, आम अदालत में आम लोग जाते हैं, आप तो आला अरफा हैं, आप सिविलियन अदालत में कैसे जाएंगे? आपके तो 7वीं 100 हैं, आपने वही करना है जो आपका दिल किया। तो बहरहाल आप वो जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उनको अब किसी सिविलियन अदालत में पेश नहीं किया जाएगा और 1-2 साल की पनिशमेंट दे के उनको फारिग कर दिया जाएगा, आप देखेंगे। तो ये एक और ख़बर हमारे सामने आई है जो अफसोसनाक है। अच्छा जी, आप आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान की आपस में मुलाकातें हो रही हैं। आपने देखा है पिछले दिनों में कि मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर साहब और दूसरों की मुलाकातें हुई। ये भी खबरें आपने सुनी कि इमरान खान साहब को भी कॉन्फ्रेंस में लेने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आगे कोई जुस्तजू की जाए। मैंने इसमें अपना ज़ाती ओपिनियन रखा, तो वो सरासर मेरा ज़ाती ओपिनियन है, उसका पार्टी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। हालांकि मंतकी तौर पर तो यही दुरुस्त लगता है कि मौलाना फजल रहमान जो है, मैंने तब भी ये कहा था, उस दिन भी मेरा एनालिसिस यही था, मैं दोहरा रहा हूं सिर्फ उस एनालिसिस को, क्योंकि आज मेरे पास जो खबर है वो उस एनालिसिस को और ज़्यादा मीनिंगफुल करती है। तो मैंने उस दिन ये एनालिसिस किया था कि अगर तो मौलाना फजल रहमान जो है वो एक इंडिपेंडेंट सियासतदान हो और चौधरी निज़ामुद्दीन की मर्जी के ऊपर ना चलते हों और रिमोट कंट्रोल उनके पास ना हो, तो फिर तो बिल्कुल मौजूदा हालात के अंदर आपको किसी के भी साथ जाना चाहिए और एक सियासी प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। मेरी मंतक यहाँ ये है कि जो मौलाना फजल रहमान है वो तो इंडिपेंडेंट सियासत नहीं करते, उन्होंने तो इवेंचुअली चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ ही जाना है। जैसे ही उनका प्रॉपर रेट लग गया कि आपको ये चीज़ मिलेगी, तो उस टाइम वो तहरीक इंसाफ दिखाकर वो अपना रेट लगवाएंगे और आखिरी मिनट तहरीक इंसाफ को डिच कर देंगे। ये मेरा वसवसा है, ये मेरी एप्रीहेंशन है, ये मेरी आप ये कह लें एक एनालिसिस है जो मेरा ज़ाती है, इसका तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। आज हमारे सामने अब ये खबर आई है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस को गिराया जा रहा था, और वो जाहिर है वजारत दाखिला के अंडर CDA भी है, पुलिस भी है और मोहसिन नकवी उसके वजीर हैं, जिस वक्त वो ये सब कुछ करवा रहे थे, ऐन उस वक्त 23 मई की रात 45 मिनट से ज़्यादा लंबी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की और मोहसिन नकवी की। जी हाँ, और ये ख़बर है हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं फ़हद शहबाज, मैंने पहले भी इनकी तारीफ़ की है, पब्लिक TV में काम करते हैं, इनकी अच्छी खबरें होती हैं। ये खबर निकाल के लाए हैं कि एक तरफ मौलवी फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वो इनसे मिल रहे हैं। तो मैं अपने तज्जिए को अभी भी बरकरार रखूँगा कि तहरीक इंसाफ को इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि अगर तो रिलायबिलिटी हो फजल रहमान साहब की तो फिर तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी नहीं है तो हमें पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा।
अच्छा जी, अगली खबर यह है कि रूस का एक और फौजी लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन वहाँ है, करप्शन और रिश्वत के इल्ज़ामात पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसका मुकदमा चलेगा और अगर साबित हो गया तो उनको सज़ा दी जाएगी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जनरल बाजवा की 12 अरब की रिपोर्टेडली जो करप्शन थी या अनडिक्लेयर्ड एसेट से, उनको जब रिपोर्ट किया था तो अहमद नौरानी तो मुल्क से बाहर थे, लेकिन शाहिद असलम बेचारे को मुल्क छोड़ के मुल्क से बाहर जाना पड़ा, उस पर मुल्क की ज़मीन तंग कर दी। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ किसी लेफ्टिनेंट जनरल ने गिरफ्तार या उसके साथ कुछ क्या होना, वहाँ पर तो सहाफ़ी जो खबर देगा उसी को जान के लाले जो हैं वो पड़ जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील सुनी है। 17 साल के बाद अपील सुनी है जी, कत्ल का मुकदमा था, 17 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनी है। 4 मुल्ज़मान जेल में अपील का इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 10 साल से वो अपील का इंतज़ार कर रहे थे। 17 साल पुराना ये मुकदमा है और शायद मुल्तान की साइड का ये मुकदमा था और अब 10 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुनी है तो उन 4 मुल्ज़मों को जो जेल में कैद थे, चारों को बाइज़्ज़त बरी किया गया, लेकिन मैंने उनमें से एक मुल्ज़िम जो था वो 4 साल पहले जेल में वफात पा गया इस अपील के इंतज़ार में। आज जस्टिस मंदोखेल साहब ने माजरत की है कि आपकी अपील इतना लेट सुनी गई है, हम आपसे इस पर माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ इंसाफ का स्टैंडर्ड क्या है, निज़ाम क्या है, इसको ख़ुद देख लीजिए और इंसाफ हम किस तरह का फ़राहम कर रहे हैं इसको भी खुद देख लीजिए और आगे आप खुद से ही हिसाब लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले आपको मैंने याद ये करवाना है कि आज मतलब कि 26 मई बरोज़ इतवार 12:30 बजे बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम एक प्रोटेस्ट मुज़ाहरा मुनक्कद कर रही है पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान को जाली झूठे केसेस में फंसाकर जेल में रखने के ख़िलाफ़। अगर आप ब्रसल्स या बेल्जियम में हैं और या आप दोपहर 12:30 बजे तक ब्रसल्स पहुंच सकते हैं तो मेरा आपसे इल्तमास है, दरख्वास्त है कि इस मुज़ाहरे में ज़रूर शरीक हों। मैं भी वहां पर मौजूद हूँगा और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा जो कोपनहेगन में लोग मुज़ाहरे में शरीक हुए हफ्ते के रोज़, और उसकी कुछ फुटेज भी मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।